आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। वो है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का, आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल और विदेशी आक्रमण, इन सभी को इंक्लूड करते हुए आपका ये सारे क्वेश्चन होंगे। देखते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है आपका 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1800 ईस्वी पूर्व, और निश्चित नहीं हो सकता। बताइए। इसका आंसर है बी, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व। ये आपका जो कार्बन डेटिंग मेथड है, कार्बन डेटिंग जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग यही है, और ये सबसे ऑथेंटिक यानी कि मेथड माना जाता है, जिसके अकॉर्डिंग 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। हाँ जी, बिल्कुल सही है, सेलखड़ी। ठीक है, इसको टेरिकोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेरिकोटा। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। अजय, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका था व्यापार। आपका नगरीय सभ्यता थी, ये व्यापार करते थे, देश के अंदर भी करते थे, देश के बाहर भी व्यापार करते थे, स्थल मार्ग से भी करते थे, जल मार्ग से भी करते थे। तो इसका आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजाति। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका नगरीय सभ्यता थी, इसलिए ये शहरी लोग थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। जी बिल्कुल सही है, कपास का उत्पादन सबसे पहले यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार कपास का उत्पादन दुनिया में पहली बार हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, एक कनिंगम, दयाराम साइनी। बिल्कुल सही है, दयाराम साइनी ने आपका 1921 में 1921 में आपका हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी, और ये हड़प्पा आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपका मांटगोमरी जिले में है, और जो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपण, मोहनजोदड़ो। बताइए, आपका बंदरगाह कहां पर था सिंधु घाटी सभ्यता में? हाँ जी, भूल गए? लोथल में था, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका लोथल में बंदरगाह मिला हुआ है। ये लोथल कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। हाँ जी, बिल्कुल सही, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, और ये किसने की थी? दयाराम साइनी ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिंध का नकलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है?
सिंध का बाग या नखलिस्तान? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या नखलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो जो शब्द है ना, ये आपका सिंधी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका मतलब होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है क्या? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ये आपके सिंधुवाड़ी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर से एक ही टीले से 38 डेड बॉडी मिली हैं, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा गया है। किसको? मोहनजोदड़ो को। सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? अजय, त्रिभुजाकार। वेरी गुड। ये सिंधुवाड़ी सभ्यता का जो कितना वर्ग क्षेत्रफल है इसका? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र। ये पूरा जो क्षेत्र है वो आपके त्रिभुजाकार में दिखाई देता है। ठीक है, टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया सिंधुवाड़ी सभ्यता का 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? यानी कि हल से जोते गए खेत का साक्ष्य रोपण, लोथल, कालीबंगा, बनावली? आजे, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से यानी कि हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहां पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और यहां से आपकी एक चीज और मिली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कालीबंगा से। क्या? काली मिट्टी की चूड़ियां। काली मिट्टी की चूड़ियां भी मिली हैं। कहां से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। ठीक है, और यहां से ही कालीबंगा से आपकी मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। मेसोपोटामिया यानी कि वर्तमान का जो इराक है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर। बेलनाकार मोहर ये भी आपकी यहीं से मिली है। कहां से? कालीबंगा से। तो ये सारी चीजें भी यहां से मिली हैं कालीबंगा से। ठीक है, अच्छा, ये किस नदी के किनारे है कालीबंगा? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश? हाँ, वेरी गुड। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, और इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई? मोहनजोदड़ो में खुदाई किसके द्वारा? वेरी गुड, राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी द्वारा खुदाई की गई 1922 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां पाया गया है? जी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो में आपका विशाल स्नानागृह मिला हुआ है। ठीक है, और ये सिंधुवाड़ी सभ्यता की ये बताता है कि जल की पूजा के बारे में इससे पता चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन पुरास्थल गुजरात में था? हाँ जी, गुजरात में। कालीबंगा, रोपण, बनावली, लोथल। जी बिल्कुल सही है, लोथल ये आपका गुजरात में है। और बनावली ये आपके हरियाणा में है। और रोपण पंजाब में है, भारत वाला पंजाब। और कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोथल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई 1921 में हुई। ठीक है, चलिए इनको मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ये आपकी मांडा, जम्मू, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दयामाबाद, महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। और ये सामने आमने सामने मैचिंग हो रही। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगडोर बलूचिस्तान में है। ये आपका ए आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए हड़प्पा में, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। बताइए, बोलिए जल्दी से। उन्नत जल प्रबंध प्रणाली ये आपका धौलावीरा से पता चलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तालाब भी मिला है, धौलावीरा से तालाब भी मिला। ये कहां पर? धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। हाँ जी, सौराष्ट्र मतलब आपका गुजरात। ठीक है, ये आपका रंगपुर कहां पर है? सौराष्ट्र में है। अच्छा, ये और बता दीजिए, रंगपुर जो है किस नदी के किनारे है? रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मादर नदी। कौन सी नदी? मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर आपका गुजरात में है। ये ऐसा स्थान है जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और रंगपुर के अलावा दूसरा स्थान आपका वो भी गुजरात में ही है, लोथल। 2 जगह से चावल के साक्ष्य मिले, रंगपुर और आपका लोथल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। बताइए, ये किसके डायरेक्शन में खुदाई हुई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की? बताइए। सर जॉन मार्शल, ये आपका सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे जिस समय ये खुदाई शुरू हुई थी दोनों की। भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में पहले 1921 में आपकी दयाराम साहनी के द्वारा किसकी खुदाई की गई? हड़प्पा की गई। उसके 1 साल बाद 1922 में आपके राखलदास बनर्जी के द्वारा खुदाई की गई। लेकिन ये प्रभारी कौन थे इसके?
सर जॉन मार्शल थे, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा, ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। बिल्कुल सही है। ये आपका शिव और शक्ति में विश्वास करते थे। किसमें? शिव और शक्ति में विश्वास करने वाले लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा जो है किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ध्यान रखना। सोना एवं चांदी, तांबा, कांसा, टिन, सीसा, लोहा। लोहा से नहीं, बिल्कुल। लोहे के कहीं से भी साक्ष्य नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, सभी धातुओं के साक्ष्य मिले। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान के साक्ष्य मिले? मतलब एक साथ में दो लोगों को दफनाया गया है, जोड़े में दफनाया गया है, तो ये साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लोथल, कालीबंगा, वड़ावली, हड़प्पा। लोथल से मिलते हैं, बिल्कुल सही है। ये आपका लोथल कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक लोग किस नाम से जानते थे? यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन, कॉटन, ये भी दोनों, हड़प्पा। सिंडन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, किस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बड़ावली से। जी बिल्कुल सही है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 जो है हड़प्पा कालीन स्थल है, और सूची 2 इसकी स्थिति कहां पर है? बताएं। मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर। दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसकी मैचिंग क्या हो जाएगी? हाँ, सी हो जाएगा। 3 4 1 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। जी लोहा, बिल्कुल सही है। सारी धातुएं मिली हैं, लोहा नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 27, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? पशु के अवशेष, शेर, घोड़ा और हाथी। अजी नहीं, घोड़ा के मिल चुके हैं आपके सुत कांगे डोर जो है ना, सॉरी वो सुरकोटदा, सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिल चुके हैं, घोड़े का कंगाल मिला है। ये लोग शेर से परिचित नहीं थे, शेर की कहीं भी कोई मूर्ति नहीं मिली है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? बताइए। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व, इनमें से कोई नहीं। अजय, हाँ, उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का, और ये आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ये आपका ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है ना। ऋग्वैदिक काल पहले है 1000 ईस्वी पूर्व से, सॉरी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल बाद का है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर बी हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर, योद्धा, श्रेष्ठ, कुलीन, यज्ञकर्ता, पुरोहित, विद्वान। बिल्कुल सही है। ये आर्य जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है संस्कृत में श्रेष्ठ या कुलीन, इसलिए आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपका वैदिक काल में कौन सी फसल नहीं थी? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तंबाकू नहीं थी। तंबाकू तो बहुत बाद में आई है। हिंदुस्तान में तंबाकू कौन लेकर के आया? तंबाकू लेकर के आए पुर्तगाली लोग। हिंदुस्तान में जब पुर्तगाली आए तो वो तंबाकू की फसल लेकर के आए और आलू की फसल लेकर के आए, टमाटर की फसल लेकर के आए। ये बहुत बाद में हुई। ये फसलें बहुत पहले से हो रही हैं। गेहूं की हो रही है और जौ की हो रही है, चावल की हो रही है। उसमें जौ को क्या कहा जाता था? यब कहा जाता था। वैदिक काल में जौ को यब कहा जाता था, गेहूं को गोधूम कहा जाता था और चावल को ब्रीही कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताएं। तो पहले कौन सा लिखा गया, बाद में कौन सा लिखा गया? तो सबसे पहले आपका बताएं, वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद आरण्यक लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए। तो आंसर ये हो जाएगा। वेद कितने हैं? 4 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 है। वेरी गुड। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहे जाते हैं? बताइए। ए बिल्कुल सही है। आपका स्टार्टिंग के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें जो चौथा वेद है अथर्ववेद, वो वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वो बाद की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारियां मिलती है। हाँ, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो बिल्कुल सही है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सबसे पहले सत्यमेव जयते, जो आपका सारनाथ स्तंभ है उस पर यह लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल का ध्यान रखना। ऋग्वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में आपका पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख आपका कृषि हो गया था। बाद में कृषि प्रमुख हो गया था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। प्रथम विधि निर्माता कौन था? हाँ जी, हाँ, मनु को कानून का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ? शूद्र शब्द है वो पहली बार कौन से मंडल में हुआ है? 10वें मंडल। और 10वें मंडल के भी कुछ सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार आपका ये शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। और इसी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपके चारों वर्णों की उत्पत्ति परम ब्रह्म के शरीर से बताई गई है, जिसमें आपके मुख से ब्राह्मण, बाजों से क्षत्रिय और उदर से वैश्य और पैरों से
शूद्र उत्पन्न बताए गए हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? अजी 18 पुराण है। वेरी गुड। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द अजी इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, इंद्र के लिए कहा गया है। और ये पुरंदर का मतलब क्या होता है? अजी क्या कहने वाला? वेरी गुड। दुर्गों का संहारक, किलों को नष्ट करने वाला पुरंदर किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे? पंजाब में बसे। वेरी गुड। और उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का क्षेत्र। सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहले आर्य बसे थे, जो पंजाब में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? जी, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। अपौरुषेय मतलब पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि किसके द्वारा लिखा गया है? देवताओं के द्वारा। वेदों को श्रुति भी कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रुति इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों को जो ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया, उसको यानी कि उनके शिष्यों ने सुना, उसके बाद उसको लिखा, इसलिए श्रुति भी कहा गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कौन सा? 10 राज युद्ध किन नदी के किनारे लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परशुनी। हाँ जी, परशुनी। वेरी गुड। ये परशुनी, ऋग्वेद में इसको परशुनी कहा गया है। वर्तमान में कौन सी नदी है? रावी नदी है। वेरी गुड। जो वर्तमान में रावी नदी है उसी को ऋग्वेद में परशुनी कहा गया है। और ये 10 राजाओं का युद्ध जो है किसने जीता था? भरत जन के कबीले ने जीता था। और इसका राजा कौन था? सुदास। वेरी गुड। ये भरत जन के कबीले सुदास ने 10 राजाओं का जो संगठन था उसको युद्ध में हरा दिया था, 10 राग युद्ध में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। न्याय दर्शन को प्रचारित किया? अजी गौतम ने। वेरी गुड। चारवाक का कौन सा दर्शन है? चारवाक का कपिल का सांख्य दर्शन। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? अजी सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है, सबसे अधिक बार इसका उल्लेख हुआ। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सबसे पवित्र सरस्वती को आर्यों ने पवित्र माना, सबसे पवित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वेरी गुड। अतरंजी खेड़ा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अजी किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। क्योंकि ऋग्वेद की ही जो रचनाएं हैं ज्यादातर सामवेद में ले ली गई हैं। हाँ, ये आपके 6 दर्शन है, सांख्य, योग,
न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये आपकी जो 6 रचनाएं हैं, जो ये किस युग में हुई हैं? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में? वैदिक युग में। वेरी गुड। किस वेद में जुदाई, माया, वशीकरण का वर्णन है? जादुई, माया, वशीकरण का आपका वर्णन है अथर्ववेद में। वेरी गुड। बाद का जो वेद है अथर्ववेद, इसमें जादू, टोना, भूत, प्रेत, वशीकरण, ये सब इसमें दिए गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48। हाँ, आर्य शब्द इंगित करता है, अजी, श्रेष्ठ वंश को। हाँ, वेरी गुड। श्रेष्ठ वंश, उच्च कुल, कुलीन। क्वेश्चन नंबर 49, बताइए। आर्य भारत में संभवतः आए थे। ये बिल्कुल सही है, मध्य एशिया से। ये मत जो है मैक्स मुलर ने दिया। किसने दिया है? मैक्स मुलर ने। ये जर्मन विद्वान है मैक्स मुलर। उन्होंने ये बताया था कि मध्य एशिया से भारत में आकर के आर्य बसे थे। बताइए, सभा और समिति प्रजापति की 2 कन्याएं, 2 पुत्रियां थीं। ये किस में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? अजी, अथर्ववेद में। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये आपका अथर्ववेद में है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51। वैदिक युग में यब किस फसल को कहा गया है? जौ को यब कहा गया है, बिल्कुल सही है। और ये ऋग्वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। क्वेश्चन नंबर 52। प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, ये किसने लिखा है? अजय, पाणिनि ने लिखा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति? हाँ, इन सारी स्मृतियों में सबसे पुरानी जो है वह है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया। और सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु का हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ग्राम, विश, जन? बताइए जल्दी से। है? कुल मतलब परिवार। कुल से मतलब परिवार से है। चलिए, तो ये आपका कुल, कुटुंब, परिवार, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? आपका प्रजापति, बिल्कुल सही है।
प्रजापति ये ब्रह्मा का एक रूप थे। ये आपका उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता थे, और इंद्र आपके ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। क्वेश्चन 57, इनकी मैचिंग करना है। ये ऋग्वेद में नदियों के नाम दिए गए हैं, ये आधुनिक नाम है। परशुनी रावी का नाम है, शतुद्री सतलज, अश्किनी चिनाब और विपाशा ब्यास। तो ये आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? बताइए। इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आपका वरुण को क्या कहा गया है? ऋतुओं का संतुलन करने वाला देवता कहा गया। चलिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, अजी कानून से संबंधित है, लेकिन इसमें सामाजिक व्यवस्था भी दी गई है। अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से है, बिल्कुल सही है। आपका ऋग्वेद में जो चीजें काफी उल्लेखित की गई हैं वो अवेस्ता में भी है। तो ये आपका अवेस्ता ईरान का प्रमुख ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है। जैसे हमारा ऋग्वेद है उसी प्रकार से वहां पर अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के 7 आर्यों के साथ सूचक है? अजी हाँ, कुबा, क्रमू, ये आपकी अफगानिस्तान की नदियां हैं और ये सारी भारत की हैं। चलिए नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पार्जिटर, एसी दास, बीजी तिलक, जैकोबी? बताइए। हाँ जी, गलत है। हाँ जी, ये आपका बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक ने आपका आर्कटिक होम बताया था, आर्यों का निवास स्थान, यानी कि आपका आर्कटिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव प्रदेश, वो आपका आर्यों का निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। इनकी बुक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, उस बुक में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इनको मैच करें। ये वैदिक नदियां हैं और ये आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो कुभा, परुष्णी, सदानीरा, शतुद्री। कुभा काबुल, परुष्णी राबी, सदानीरा गंडक और शतुद्री सतलज। क्या मैचिंग हो गई? ए का 2, तो ये बी हो गया, यहीं से आ जा रहा। है 2 3, अच्छा तो यहां चेंज कर दो। ठीक है, हाँ। ऋग्वेद में सूक्त हैं, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें।
ये महाजनपद हैं इधर की साइड, और इनकी ये राजधानियां हैं। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, बिल्कुल सही है। और सूरसेन की मथुरा, वत्स की अजय कौशाम्बी, और कौशल की श्रावस्ती। ठीक है, तो क्या बन गया? 4-1-2-3, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 66, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, धनानंद? उदयन ने, बिल्कुल सही है। ये उदयन ने बसाया था। ये उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु का बेटा था। किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का था। क्वेश्चन नंबर 67, 323 ईसी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में, तक्षशिला में? है जी? नहीं, मैसेडोनिया में तो वहां का राजा था वो। बेबीलोन में उसकी डेथ हुई थी। बेबीलोन में इसकी सिकंदर की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन वर्तमान में कहां पर है? इराक में है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, सिकंदर महान एवं पौरुष यानी कि पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी का, बिल्कुल सही है। झेलम नदी को आपका जो यूनानी ग्रंथ है उनमें क्या कहा गया है? हाइडे स्पीच। क्या कहा गया है? हाइडे स्पीच, यूनानी ग्रंथों में। ठीक है, और ऋग्वेद में झेलम को क्या कहा गया है? बितस्ता। इसलिए इसको बितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम? अवंतिका, वेरी गुड। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, वेरी गुड। और इसका अंतिम शासक नंद वंश का धनानंद था। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों के द्वारा किया गया था। और ईरानियों में भी किस वंश के द्वारा? ईरानी किस वंश के द्वारा? हकमानी वंश के द्वारा। हकमानी वंश के द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसी पूर्व में किया। कब किया? 326 ईसी पूर्व में किया। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? हाजी, हाँ, सबसे पहले गिरिब्रज राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हुई। चलिए नेक्स्ट, 16 जहां महाजनपदों की सूची कहां से मिलती है? वेरी गुड। ये आपका बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ है, इससे सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसके अलावा आपका एक जैन ग्रंथ भी है, जैन ग्रंथ, उससे भी सूची मिलती है। उसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। आपका जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इन दोनों से आपकी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था?
बिल्कुल सही है। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का राजा यहाँ का नंद वंश का राजा धनानंद था। तो इसका आंसर बी हो गया। चलिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? हाजी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्कर्ष हुआ मगध का। ठीक है, चलिए 77, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पर? अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में? कलिंग में। वेरी गुड। ये किस अभिलेख से पता चलता है? वेरी गुड, हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग का है और ये खारवेल राजा का है। कौन से राजा का है? राजा खारवेल का है। उसने ये बताया गया है हाथी गुफा अभिलेख में कि आपका नंद वंश के राजा महापद्मनंद ने आपका कलिंग राज्य में एक नहर खुदवाई थी। तो इसका आंसर सी, कलिंग। चलिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, बताइए। साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस, जेर्सिस? डेरियस। डेरियस या इसी को क्या बोलते हैं? दारा प्रथम। डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम। चलिए, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। कौन था? धनानंद। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजाशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। बुद्ध के समकालीन कौन है इनमें? हाँ, अजाशत्रु और प्रसेनजित, यानी कि सी आंसर हो गया। ये अजाशत्रु जो था ये मगध का राजा था। इन्हीं के समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और ये आपका प्रसेनजित आपका कौशल का राजा था। ये दोनों समकालीन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? बिल्कुल सही है। जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया उस समय नंद वंश का राजा धनानंद मगध पर राज कर रहा था। 81। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? अजी, मगध। बिल्कुल सही। इसका आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि महान मतलब वो भयानक सेना का स्वामी कहा गया है? उग्रसेन है? ये यूनानी लोगों ने कहा है उसको उग्रसेन। हाँ जी, महापद्मनंद। वेरी गुड। और भारतीय ग्रंथों में इसको सर्वछत्रांतक कहा गया है। क्या? सर्वछत्रांतक, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। और इसको एकराट भी कहा गया है। एकराट का मतलब है कि दूसरा कोई सम्राट नहीं है उस समय इसके बराबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए। वेरी गुड, 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें पहला कौन हुआ है? ऋषभ देव हुए हैं। वेरी गुड, ऋषभ देव। और 24 में महावीर स्वामी। ठीक है,
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये त्रिपिटक किस भाषा का है, वो किस धर्म का है, बौद्ध धर्म का है। ये त्रिपिटक किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अजय, कुशीनगर, ये आंसर है, बिल्कुल सही है, कुशीनगर। लास्ट वो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था इनमें से किसी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बताइए। ये आपका धर्मपाल। एट्टी किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण किया गया। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति कहां पर हुई, हाँ, पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य, इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य। 89 पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में हुई। पाली भाषा में हुई। ठीक है, चलिए। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। ये अशोक के समय। ठीक है, चलिए। सांची क्यों विख्यात है। हाँ, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये आपका सांची में बौद्ध स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया। किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया। ठीक है, चलिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर स्वामी का, हाँ, यांत्रिक क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 93 महावीर की माता कौन थी। हाजी, महावीर की त्रिशला। हाजी, सही है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। पाली भाषा का। चलिए नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी। पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहां पर है, बिहार में है। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, इन्हीं को आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिनाथ। ठीक है, चलिए। नाइन्टी 97 मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है। हाँ जी, बौद्ध धर्म से। स्तूप तीनों आना चाहिए ना। स्तूप तो सिर्फ बौद्ध में ही है, मठ और मंदिर तो सभी में है, लेकिन आपका स्तूप सिर्फ बौद्ध में है, तो ये बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए। हाँ जी, बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर, बताइए। ये बिंबिसार। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 99
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बिल्कुल सही है, ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी, जिनको महात्मा बुद्ध ने पहला यानी कि महिला शिष्या के रूप में दीक्षा दी थी। ठीक है, चलिए आप काउंट कर लीजिएगा।